चलें जी, आज हम देखने जा रहे हैं क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। पहली बात तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है? देखो, वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे लोग ये फैसले करते हैं कि जनाब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो क्या हो सकती है? सर वो प्रॉफिट होता है और क्या होती है, और किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं? और हमने कोई किसी कंपनी के को चाटना तो है कोई नहीं ना, ठीक है? तो हमने प्रॉफिट को हम बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरी बच्चों, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं, जिनको हम क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं, उनको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटी क्या हो सकती है? जैसे मटीरियलिटी, रेलेवेंस, ये सारी क्वालिटेटिव चीजें हैं। यानी कोई चीज मेरे रेलेवेंट है या नहीं है, उसका अंदाजा नबील मुझे कैसे होगा यार? सर उसका अंदाजा सिंपल सी बात है, अगर उसकी वजह से मुझे तकलीफ होगी तो वो मेरे रेलेवेंट है, अगर वो नहीं है तो मेरे रेलेवेंट नहीं है। ऐसे ही है ना? अच्छा, रेलेवेंट का क्या मतलब है कि विच इंफॉर्मेशन मेक द डिफरेंस, जो मेरे डिसीजन में कोई डिफरेंस क्रिएट करेगी, वो इंफॉर्मेशन मेरे रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है? रेलेवेंस रेफर टू वेदर इंफॉर्मेशन मेक अ डिफरेंस टू डिसीजन मेकर टू मेक द प्रिडिक्शन। यानी रेलेवेंस का मतलब यह है कि वो इंफॉर्मेशन जो प्रिडिक्शन करने में डिसीजन मेकर को कोई डिफरेंस क्रिएट करती है, उसे तंग करती है, उसे गाइड करती है। अबाउट पास्ट, फ्यूचर और द प्रेजेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेलेवेंस कहते हैं। ठीक हो गया? रेलेवेंस आगे वो बताता है दो तरह की है। एक क्या है? टू बी रेलेवेंट, किसी चीज के भी रेलेवेंट होने के लिए इंफॉर्मेशन दो तरह की होनी चाहिए, या प्रिडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, या बोथ होनी चाहिए, या कंफर्मिटी वैल्यू होनी चाहिए। कंफर्मिटी का क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ वन थिंग इन टर्म ऑफ एनदर एट एनी प्लेस और टाइम। यानी एक चीज की वैल्यू, जो बार्टर सिस्टम होता था, एक चीज की वैल्यू दूसरी के टर्म में किसी खास सियालकोट में 9:30 पे, टाइम का मतलब टाइम और जगह का मतलब इलाका। द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट्स लेस टू सेल। यानी आपने क्या करनी है कि द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, जो एक एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होगी नॉन करंट एसेट्स की, जिनको हम फिक्स एसेट कहते हैं, लेस करना है उसमें से कॉस्ट टू सेल। उसमें से आपने, देखो मेरी बात सुनो, एक बंदा आपको कहता है जनाब आप बैठे हैं लाहौर में, चीज गिलगित में ले आए, मैं आपकी चीज बिकवा दूंगा 80,000 रुपए की, लाहौर में बिक रही है 70,000 रुपए की। अब मुझे ये बताओ कि गिलगित तक उस चीज को ले जाने में जो हमारा खर्चा आएगा, अगर वही 15,000 आ जाए, तो 80 में से 15 निकालो तो 65 नहीं रह जाएगा। तो तो सर इसका ये क्या आवाज मतलब नहीं हुआ? आ रही किसी को। जी जी। आवाज नहीं आ रही, एक स्टूडेंट है उसने मैसेज किया, इसको आवाज नहीं आ रही। तो वो उन्होंने खुद माइक ही नहीं ऑन किया हुआ, क्या करोगे उनका? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। उनको रिप्लाई करो कि प्लीज ऑन योर माइक। वो बेटे देखो ना, ये देखो, ये उन्होंने माइक ही नहीं अपना ऑन किया, उनको मैसेज कर ठीक है सर। मैसेज। अच्छा जी। तो बेटे क्या होता है द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन, आपने क्या कंफर्मिटी वैल्यू क्या है? एक एक चीज की वैल्यू, एक चीज की वैल्यू इन टर्म ऑफ अनदर। ठीक है? और उसकी एग्जांपल में हमने क्या देखा है कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बच्चों माइनस कर देना है। ये जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन की हद तक करना है, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इनकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है यार? प्रिडिक्टिव होता है फ्यूचर के बारे में किसी चीज की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। ठीक है? अच्छा, ये दोनों वैल्यूज भी किसी जगह मौजूद हो सकती हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। नबील, मटीरियलिटी क्या होती है? मैं आपको सादा लफ्जों में बताता हूं। वो चीज जो आपके डिसीजन डिसीजन करते हुए आपको इम्पैक्ट करेगी,
वो चीज आपके लिए मटेरियल है, और वो चीज जो आपको डिसीजन करते हुए इंपैक्ट नहीं करती, मटेरियल जो आपको तकलीफ देती है बच्चों, जो आपको तकलीफ देती है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको इसकी मैं आपको जो बता रहा हूं कि क्या उसे कहते हैं, मटेरियल वो चीज है। मसलन मैं आपको बताता हूं, एक दुकानदार है जो कि बच्चों फ्रिजों में डील करता है, और उसके पास 100 फ्रिज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका एक फ्रिज जो है वो गिर के टूट गया, और एक घर है जिसमें एक ही फ्रिज है और वो गिर के टूट गया। अब मुझे बताओ तकलीफ किसको ज्यादा होगी? जिस बेचारे के घर में एक ही था और उसका वो खराब हो गया या टूट गया, तो वो उसके लिए ज्यादा मटेरियल होएगा, उसको ज्यादा तकलीफ होएगी। और वो जो है जिसके पास 100 फ्रिज पड़े थे, खराब भी हो गया तो उससे तो कोई असर नहीं होना। तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल का मतलब यहाँ पे इन द वर्ड मटेरियलिटी इज एंटिटी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रेलेवेंस, यानी वो चीज एंटिटी स्पेसिफिक रेलेवेंस का क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि किसी एंटिटी को, एंटिटी से मुराद मैंने अभी बताया ना, दुकान और बंदा उसको बोलते हैं एंटिटी, दुकान या बंदे को बोलते हैं। यानी एंटिटी स्पेसिफिक से क्या मुराद है कि बाज इंफॉर्मेशन बाज लोगों के लिए वो क्या होगी, उसकी नेचर और उसकी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है उसका झटका, वैसे वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड, लेकिन वैल्यू का झटका यहाँ मुराद है। यानी उसकी वैल्यू का झटका बाज लोग बर्दाश्त कर सकते हैं और बाज नहीं कर सकते। जो बर्दाश्त कर जाएंगे उनके लिए वो इममटीरियल है, और जो जो जिन लोगों को वो तंग करेगी, जो उसकी वजह से परेशान होंगे, उनके लिए वो मटीरियल है। फुल रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? आप जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, फिगर्स हैं, उनको एक तो पूरा लिखें, उसमें कोई डंडी ना मारें, उसमें न्यूट्रल रहें, अपनों का ख्याल ना रखें, ठीक है, न्यूट्रल रहें, और फ्री फ्रॉम एरर। जब उसको लिखते हुए 5,000 को 5 लाख नहीं लिख देना, तो इसको कहते हैं फुल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इनहेंसिंग, जो इस पूरे मामले को इनहेंस करता है ना, तीनों को, रेलेवेंस, मटीरियलिटी और फुल रिप्रेजेंटेशन को, वो ये कुछ फैक्टर्स हैं। उनमें से एक फैक्टर है कंपेरेबिलिटी। ये क्या होता है? कंपेरेबिलिटी ये होता है कि जनाब आप ऐसा करें कि जितनी भी कंपनीज हैं, वो जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कही है, इनकम स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें प्रॉफिट और लॉस निकलता है। तो तमाम एंट्रीज, एंटिटीज, एंटिटीज बच्चों कंपनीज को बोलते हैं, ठीक है। वैसे एंटिटी इंसान को भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल कंपनी से मुराद है। तमाम एंटिटीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो किस तरह बनाएं? वो इस तरह बनाएं कि उनमें वो आपस में कंपेयर हो सके, यानी एक जैसी बनाएं, ठीक है। एक जैसी ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक कंपनी ने 2 लाख की सेल किया और एक ने 50 लाख की सेल किया तो सेम, सेम से मुराद है कि सेल को तमाम सेल ही लिखें, कॉस्ट को तमाम कॉस्ट ही लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट को तमाम ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखें, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करें। तो तमाम जो फॉर्मेट है वो तमाम एक ही फॉलो करें। इसको कहते हैं कंपेरेबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी, यानी दूसरे बंदे से इसको वेरीफाई या कंफर्म करवाएं। ये 2 तरह की वेरीफाई होती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। वेरीफाइंग द अमाउंट एंड द अदर थ्रू डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट वेरीफाई है कि खुद हर चीज को वेरीफाई करें, और इनडायरेक्ट वेरीफाई क्या है? चेकिंग इनपुट टू द मॉडल, चीजों को जो फार्मूलाज, मॉडल और टेक्निक्स बनी हुई है उनमें डाल के तो चेक करें, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट चेकिंग। टाइमलीनेस, ठीक है, इजी टू बैलेंस द रेलेवेंट मेरिट ऑफ टाइमली रिपोर्टिंग, ठीक है। यानी आपने डिले नहीं करना रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को डिले नहीं करना, टाइम पर डिलीवर करनी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसमें आपने ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करनी है जो कि लोग इजी अंडरस्टैंड कर लें, और उसके अलावा उन लोगों के पास भी रीजनेबल नॉलेज अकाउंटिंग का होना चाहिए, अदरवाइज वो उस चीज को, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बच्चों थिक टॉपिक था, मैंने इसीलिए इस पे टाइम लगाया ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। कल से हम